हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूँ मस्त होंगे और अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारी आज की 4 नंबर क्लास है। इससे पहले हमारी 3 क्लासें हो चुकी है। इस क्लास को देखने से पहले आप वो 3 क्लास पहले ज़रूर देखें ताकि आपको विधिवत रूप से आगे समझ में आता रहे। दोस्तों, ये जो सेशन चलाया जा रहा है, आशीष चौधरी सर का जो हिंदी के वीडियो यूट्यूब पर डाले गए हैं उन सब का रिव्यू यहाँ दिया जा रहा है। जो वो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं उनका हैंड राइटिंग नोट्स है वो सब आपको यहाँ उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और उनका वापस यहाँ पे ही पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, हमने जो पिछली क्लास जो पढ़ी थी उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था 3 नंबर क्लास के अंदर। तो हमने दोस्तों वहाँ पे देखा था कि व्याकरण के अंग या भाषा के अंग दोस्तों हमने कितने पढ़े थे दोस्तों? 3 पढ़े थे, जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। और वो 3 अंग या 3 कौन कौन से होते हैं दोस्तों? सबसे पहला दोस्तों हमने देखा था वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। फिर उसके बाद में हमने दोस्तों देखा था कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई दोस्तों हमने देखा था ध्वनि होता है। फिर भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई यदि पूछे तो ध्वनि होगा। और भाषा की सबसे यदि आपको छोटी लिखित इकाई पूछे दोस्तों तो हमारा वर्ण हो जाएगा। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द और भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई जो हमने देखा था वाक्य थी। फिर भाषा का सबसे बड़ा अंग या भाषा का सबसे बड़ा अंग या इकाई दोस्तों वो वाक्य हो जाएगा। फिर हमने चर्चा की थी वर्ण विचार के ऊपर। सबसे पहले हम वर्ण विचार को प्रारंभ कर चुके थे हमारी पिछली क्लास के अंदर। तो हमने देखा था कि वर्ण विचार कहते किसे दोस्तों? हमने परिभाषा भी देखी थी हमारी पिछली क्लास के अंदर। हमने देखा था कि भाषा की सबसे छोटी जो मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। फिर हमने देखा था कि वर्ण के भेद कितने होते हैं। तो हमने वर्ण के भेद दोस्तों हमने देखे थे कि 2 होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर वही होते हैं दोस्तों जो स्वतंत्र बोले जाते हैं, जिनके अंदर अर्थात जिन्हें बोलने हेतु किसी अन्य वर्ण की कोई सहायता नहीं ली जाती है। फिर हमने देखा था दूसरा, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन देखा था। व्यंजन के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद में दोस्तों हम विधिवत रूप से जो प्रारंभ कर चुके थे वर्ण विचार के भेदों के अंदर, वो हमने स्वर को पिछली क्लास के अंदर दोस्तों प्रारंभ कर दिया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि स्वर वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं अर्थात जिन्हें बोलने हेतु किसी अन्य वर्ण की किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं ली जाती है। फिर हमने स्वर को पढ़ने के बाद में हमने ये भी जाना था कि स्वर दोस्तों होते कितने प्रकार के हैं। तो हमने स्वरों के दोस्तों 11 प्रकार देखे थे। स्वर कितने प्रकार के दोस्तों? 11 प्रकार के। और उन 11 प्रकारों में स्वर कौन कौन से हमने देखे थे कि आ ई ऊ ए ऐ ओ औ और री। और दोस्तों हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि ये तो 11 स्वर हो गए, लेकिन एक अ और अंग दोनों होते हैं, ये दोस्तों अयोगवाह वर्ण होते हैं। अंग और अंग ये दोनों अयोगवाह वर्ण होते हैं। इस प्रकार से हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था कि स्वरों के प्रकार भी हमने प्रारंभ कर दिए थे दोस्तों। हमने क्या कर दिया था? स्वरों के प्रकार प्रारंभ कर दिए थे, जिसके अंदर हमने पहला प्रकार देखा था कि मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर दोस्तों 3 प्रकार थे, जिसके अंदर हमने देखा था अस्वर, छोटा, लघु, एकमात्रिक, मूल स्वर, अखंडित, जिनके अंदर वो होते हैं जिनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई मात्रा नहीं लगती है। फिर दूसरा देखा था दीर्घ या बड़ा या गुरुद्री मात्रिक, जिसके अंदर 2 मात्राएं लगती है। फिर दोस्तों हमने तीसरा रूप देखा था प्लुत स्वर, जिसके अंदर किसी भी स्वर को लंबे समय तक लगातार उच्चारित किया जाता है, वहाँ प्लुत रूप का धारण करता है। जिस प्रकार से हम किसी को वो आवाज़ देते हैं कि भैया या मैया या चाचा, मतलब पीछे से मतलब ये संख्या में दोस्तों 8 होते हैं। वो 8 भी हमने रूप देख लिए कि 8 कौन कौन से होते हैं। जैसे हमने देखे थे आ ई ऊ ए ऐ ओ और औ। इस प्रकार से दोस्तों हमने जो स्वर के प्रकार थे दोस्तों हमने वो प्रारंभ कर दिए थे। जो पहला देखा था हमने कि मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर वो पहला प्रकार था। और दूसरा प्रकार दोस्तों आज हम प्रारंभ करने वाले हमारी इसी क्लास के अंदर देखेंगे कि हमारा पहला प्रकार कौन सा था, जो मैंने आपको बता दिया था कि मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो हमने देखा था स्व, दीर्घ, प्लुत स्वर, ये इनके 3 प्रकार थे। और आज जो हम प्रारंभ करने वाले हैं स्वरों के प्रकार के अंदर, ये दूसरा दोस्तों प्रारंभ करने वाले। कौन सा दोस्तों? दूसरा प्रारंभ करने वाले हैं। चलो हम अपना जो दूसरा जो स्वरों के प्रकार में प्रारंभ करते हैं। तो ये हमारा 2 नंबर हो गया। ओष्ठ आकृति के आधार पर दोस्तों स्वरों के प्रकार में पहला हमने देख लिया था मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ओष्ठ आकृति के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? ओष्ठ आकृति या ओष्ठ या होठ, जिसके हम होठ भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों,
यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ओष्ठ आकृति के आधार पर जो स्वर है कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा हो गया? वर्ताकार, और दूसरा हमारा रूप हो गया अवर्ताकार। इसमें आगे अ लगता है, अ का अर्थ होता है नहीं से। अ का अर्थ क्या होता है दोस्तों? नहीं से। और वर्ताकार मतलब यहाँ देखेंगे, वर्ताकार का अर्थ हम यहाँ समझेंगे। यहाँ आप समझ सकते हैं वर्ताकार, व्रत धन आकार, वर्त धन आकार, व्रत धन आकार से है। जिसे दोस्तों वर्ताकार को दोस्तों हम देखेंगे व्रतमुखी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्रतमुखी भी कहते हैं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि व्रत के आकार से मतलब है कि जब हम किसी स्वर को बोलते हैं तो जो हमारे होठों की आकृति है दोस्तों वो एक व्रत आकार में खुलती है दोस्तों, व्रत आकार में खुलती है। ठीक है दोस्तों, वो हमारे वर्ताकार हो जाएंगे। और वे स्वर जिन्हें बोलने पर वर्त के आकार में हमारे होठों की आकृति नहीं बनती है दोस्तों, वे अवर्ताकार हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि वर्ताकार कौन कौन से हैं और हमारे अवर्ताकार कौन कौन से हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि वर्ताकार कौन कौन से हो जाएंगे और हमारे अवर्ताकार कौन कौन से हो जाएंगे। तो वर्ताकार में हम यहाँ देखते हैं कि कौन कौन से स्वर है, जैसे उ, ओ और औ। आप खुद बोल के एक बार कोशिश कर सकते हैं कि जैसे हम उ या उ, ओ और ओ की ध्वनि निकालते हैं तो हमारे जो होठ है उनकी आकृति एक मतलब वर्ताकार की तरह हमारे होठ खुलते हैं। ठीक है, और वापस हम इधर देखेंगे अवर्ताकार कौन कौन से होते हैं। तो अवर्ताकार के अंदर अ, आ, ई और ई, ए और ऐ। सॉरी, यहाँ से थोड़ी गलत हो गया, मिस्टेक हो गई है। तो ये ई और बड़ी ई। तो जब हम यहाँ पे बोलते हैं तो इस अवर्ताकार के अंदर हमारे होठों की आकृति दोस्तों है वो एक वृत्त की तरह नहीं खुलती है, इसलिए यही हमारे कौन से हो जाएंगे? अवर्ताकार। और वर्ताकार वे हैं जिन्हें बोलने पर हमारे होठों की आकृति जो एक वर्ताकार आकृति बन जाती है वे हमारे वर्ताकार हो जाएंगे। और इन्हीं वर्ताकार आकृति के अंदर एक आगत स्वर बोलो या विदेशी स्वर बोलो, एक हम देखेंगे, कहीं आपने देखा होगा आ, और इसके ऊपर दोस्तों एक चंद्र बिंदु बना होता है। इसको दोस्तों हम विदेशी स्वर भी बोल सकते हैं। ये क्या है दोस्तों? विदेशी स्वर। विदेशी स्वर के साथ साथ दोस्तों इसे हम आगत स्वर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आगत स्वर। दोस्तों ये जो हमारा आ है ये भी दोस्तों वर्ताकार की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है? वर्ताकार की श्रेणी में आता है। हमने ये भी बता दिया कि वर्ताकार को दोस्तों यहाँ पे व्रतमुखी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्रतमुखी। क्या कहते हैं? व्रतमुखी भी कहते हैं। और अवर्ताकार को अव्रतमुखी कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्रतमुखी भी कहते हैं। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार वापस से हम यहाँ देख लेते हैं, पुनः देखते हैं। यहाँ पे वर्ताकार व्रत के आकार में खुलते हैं और अवर्ताकार व्रत के आकार में नहीं खुलते। दोस्तों वर्ताकार जिन्हें बोलने पर हमारे होठों की आकृति वर्ताकार बनती है वे हो जाएंगे वर्ताकार। जिन्हें बोलने पर हमारे होठों की आकृति वर्ताकार नहीं बनती है या आकार में नहीं खुलते हैं हमारे होठ, वे हो जाएंगे अवर्ताकार। वर्ताकार में दोस्तों उ, बड़ा उ, ओ और औ ये हो जाएंगे हमारे वर्ताकार में। और अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए और ऐ ये हो जाएंगे अवर्ताकार। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। ओष्ठ आकृति के बाद में जो आगे हम प्रकार देखते हैं वे हो जाएगा जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर ये दोस्तों कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। इनको समझने के लिए एक हम ट्रिक यहाँ देख सकते हैं। जिस प्रकार से ये कोई घर है और यहाँ से 3 जने यहाँ से भागते हैं, 1, 2 और 3।
इस घर तक जो सबसे पहले पहुंचेगा तो वो हो जाएगा अग्र। बीच में जो रहेगा वो दोस्तों हमारा हो जाएगा मध्य। जो सबसे लास्ट में पहुंचेगा वो दोस्तों हमारा हो जाएगा पश्च। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि घर में जो सबसे छोटा होता है उसको मध्य में रखा जाता है। तो सबसे छोटा दोस्तों हमारा स्वर में क्या हो जाएगा अ। तो हम यहाँ पे अ को सबसे मध्य में रखेंगे। ये हमारा हो गया मध्य में अ हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे, अ के बाद में फिर आ जाएगा पच्च। पच्च के बाद में क्या है, पच्च में क्या आ जाएगा आ। तो अ के बाद में क्या आता है आ, तो यहाँ आ गया आ। ठीक है, आ के बाद में ऐसे करेंगे, एक ऊपर की तरफ और एक वापस नीचे की तरफ, फिर एक ऊपर की तरफ एक वापस नीचे की तरफ। इस तरीके से हम यहाँ करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अ के बाद में आ के बाद में वापस एक ऊपर, फिर ई, फिर उसके बाद में एक नीचे हो जाएगा, फिर ऊ, फिर वापस एक ऊपर, ए ऐ और एक री, फिर वापस नीचे की तरफ, फिर हो जाएगा ओ और औ। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं अग्र स्वर और मध्य स्वर और पच्च स्वर। मध्य के अंदर जो घर के अंदर सबसे छोटा होता है उसको मध्य में रखा जाता है। तो सबसे स्वरों में सबसे छोटा यहाँ पे क्या हो जाएगा अ के बाद में क्या आता है आ, तो पश्चिम में चले जाएगा आ के बाद में एक ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर, एक वापस ऊपर की ओर और वापस नीचे की ओर। इस तरह से हम याद कर सकते हैं अग्र, मध्य स्वर और पच्च स्वर को जीभ की क्रियाशीलता के अनुसार, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। दोस्तों आशा करता हूँ जो मैंने आपको ये ट्रिक बताई है आपको अच्छे से समझ में आ गई हो गई। ठीक है, अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। अब जो हमारा चौथा प्रकार है दोस्तों वो हो जाएगा तालु की स्थिति के आधार पर। दोस्तों हम यहाँ तालु की स्थिति एक बार समझेंगे। जिस प्रकार से ये हमारा मुंह है, ये हमारा मुंह हो जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पे दंत हो जाएंगे, ये हो जाएंगे दंत। उसके बाद में ये हो जाएगा यहाँ से मुर्दा, और यहाँ से लगा के ये यहाँ तक का जो एरिया ये हो जाएगा हमारा तालु, और ये यहाँ पे हो जाएगी जीभ। जीभ के ऊपर जो जिग जहाँ पे ये खुरदरा जो एरिया होता है दोस्तों ये हो जाएगा हमारा तालु। और हमें जो पढ़ना है वो तालु के ही आधार पर पढ़ना है। अब इसके बाद में यहाँ हो जाएगा काकल, ये हो जाएगा हमारा कांकल। अब एक बार कांकल को भी छोड़ दो, मुर्दा को भी छोड़ दो, दंत को भी छोड़ दो। ये जो हमारा बीच का एरिया है इसको हमें पढ़ना है, कौन सा, तालु वाला क्षेत्र, तालु के आधार पर। तालु की स्थिति के आधार पर हम कितनी स्थितियाँ देखते हैं दोस्तों, 4 कितनी स्थितियाँ देखते हैं। वो 4 कौन कौन सी अभी समझते हैं हम यहाँ पर। एक नंबर, 2 नंबर और 3 और 4 यहाँ पे साथ में हो जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों हमारा मुंह हो जाएगा। मुंह के ऊपर ये वाला हिस्सा हो जाएगा तालु का, ये हमारा तालु हो जाएगा। और तालु के बाद में ये यहाँ पे दांत हो जाएंगे। दांत के पास में यहाँ पे ये जीभ हो जाएगी। जीभ जब यहाँ से टकराती है तो ये आगे वाला हिस्सा दोस्तों बंद हो जाता है, ये हिस्सा बंद हो जाता है। इस बंद हुए हिस्से को दोस्तों क्या कहते हैं, संवृत कहते हैं। फिर उसके बाद में ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा तालु, तालु के बाद में ये दंत, और यहाँ से दोस्तों जीभ पीछे की ओर टकराएगी, आगे की ओर खुली रहेगी। तो ये हमारा हो जाएगा विवृत।
क्या हो जाएगा, विवृत। ठीक है, ये खुला हो जाएगा और वो हो जाएगा आगे वाला ये बंद। ठीक है, उसके बाद में ये हमारा तालु हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अब जीभ की जो स्थिति है बीच से टकराएगी, दोनों तरफ खुली रहेगी, यहाँ से भी खुली रहेगी, यहाँ से भी खुली रहेगी। जो आगे वाला आधा हिस्सा जो खुला है उसे दोस्तों बोलेंगे अर्ध विवृत। क्या बोलेंगे, अर्ध विवृत। और जो पीछे वाला जो आधा हिस्सा खुला है दोस्तों इसे बोलेंगे अर्ध संवृत। क्या बोलेंगे, अर्ध संवृत। इसको इस तरीके से याद करेंगे, खुल आ। यहाँ पे दोस्तों किसकी ध्वनि आ रही है दोस्तों, आ की ध्वनि आ रही है, खुल आ। तो दोस्तों आ की ध्वनि आएगी तो ये आ दोस्तों स्वर यहाँ पे आ जाएगा। आ का आधा क्या होता है, जैसे मान लो अ प्लस अ से बनकर मिलता है दोस्तों आ, तो आ का आधा क्या होता है अ, तो अ चला जाएगा अर्ध में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, अर्ध विवृत में। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा अ के बाद में यहाँ देखेंगे बड़ा ए और यहाँ पे हो जाएगा औ, ये इसमें चला जाएगा और उसके बाद में अर्ध संवृत के अंदर चला जाएगा दोस्तों। यहाँ पे अर्ध संवृत के अंदर ई और औ, पीछे हमारा बचा संवृत, तो इसके अंदर चला जाएगा ई ऊ, बड़ा ऊ और री। इस तरीके से हम यहाँ तालु की स्थिति के आधार पर इनका वर्गीकरण करते हैं। आशा करता हूँ आपको यहाँ से सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी वाली चर्चा करेंगे हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।